नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है होम मैनेजमेंट की इस दूसरी कक्षा में। बीए गृह विज्ञान की स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट थर्ड में तृतीय वर्ष में पढ़ती हैं उनके लिए ये विषय है, जिसमें हमने एक कक्षा ले ली, जिसमें हमने गृह प्रबंध की परिभाषाओं को समझा और हमने समझा कि उसमें क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, क्या कुछ आधारभूत तत्व हैं जिनसे मिल के गृह प्रबंध बना है। तो उसकी बेसिक जानकारी को हमने पहले लेक्चर में लिया। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं और क्या बाधक तत्व हैं जो प्रबंध की प्रक्रिया में सफलता लाने से रोकती हैं। इन दोनों प्रमुख बातों को हम पढ़ेंगे और एक सारगर्भित रूप में हम प्रबंध की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये विषय बहुत रोचक लगे, इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। गृह प्रबंध की परिभाषाएं हम देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि प्रबंध क्या है। बेसिकली प्रबंध है आयोजन किसका, एक कार्य योजना बना के एक प्लानिंग, कंट्रोल और इवैल्यूएशन, यानी अपनी योजना को बनाना, उसका मूल्यांकन करना और उसके ऊपर नियंत्रण रखना, ताकि हम अपने संसाधनों के उपयोग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंध में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रबंध एक कला होता है, एक आर्ट होता है। हर कोई अपने घर की व्यवस्था कैसे रखता है, ये आपको एक का घर दूसरे के घर से मिलेगा। शायद वही फर्नीचर का सामान होगा, वही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही साज सज्जा का सामान होगा, लेकिन वो आप उन्हीं को दो अलग लोगों को दे देंगे। लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रबंधक केवल गृहिणी ही नहीं है, वो पुरुष भी हो सकता है जो मैनेजर है। तो इसीलिए वो अपने तरीके से व्यवस्था करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो सजावट कर रहे हैं, जो प्रबंध कर रहे हैं, वो निर्भर करता है कि उन्हें कितना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, कितना अनुभव है, क्या उनका व्यवहारिक ज्ञान है, किस प्रकार से वो कला के तत्वों को समझते हैं। ये सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो प्रबंध अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है कि आप किस प्रकार से सजावट करते हैं या व्यवस्था करते हैं घर में। फिर दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्रबंध क्या है? प्रबंध विज्ञान है। विज्ञान यानी कि प्रबंध एक साइंस भी है, क्योंकि जब हम प्रबंध को फॉलो करते हैं, जो मैनेजमेंट के विभिन्न स्तरों पे जाते हुए चरणों को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाती है। तो सही मायनों में कहें तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का ही सम्मिश्रण है। और तीसरा जो बिंदु है वो है कि प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया यानी कि एक स्पेशल प्रोसेस है जो अपना एक अलग महत्व रखती है। इसके अंतर्गत आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सभी सम्मिलित हैं। तो ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक विशिष्ट प्रक्रिया है, और इसको अपना के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आगे देखें तो प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? एक सोशल प्रोसेस है। प्रबंध आपको करना ही पड़ता है, और शायद हर जीव जंतु भी कहीं किसी स्तर पे प्रबंध करता है। अपने भोजन के तलाश के लिए जो जीव जंतु जंगल में निकलते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ, हमें अपनी डिमांड्स को, अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमें अपने सभी कार्य पूर्ण करने होते हैं। अपनी मानव क्रिया से हम बहुत सारे जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, वो सभी पूरी करनी होती हैं और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करना होता है। तो समाज में रहते हुए हम बहुत सारे लोगों के साथ समन्वय भी स्थापित करते हैं, उनके साथ मिलकर प्लानिंग भी करते हैं, प्रेरणा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये एक हमारे समाज में रहने वाले प्रक्रिया का भी एक अभिन्न अंग है, एक सोशल प्रोसेस का रूप है। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है, यानी कि आपको कोई व्यक्ति प्रबंध कर रहा है, उसके परिणाम ज़रूर आपको दृष्टिगत होंगे, लेकिन जो उसका कौशल है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि हमारे गुण, जो हमारी कुशलताएं हैं, जो हमारी विशिष्ट क्वालिटीज़ हैं,
वो दिखेंगी नहीं, लेकिन उससे जो कार्य हम करेंगे वो कार्य में उजागर होगा और उस कार्य में उसका परिणाम दिखेगा। तो एक इनविजिबल फोर्स है, एक इनविजिबल स्किल है प्रबंध। फिर प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका एक अलग इम्पॉर्टेंट प्लेस है, एक महत्वपूर्ण पृथक अस्तित्व है। यानी कि मैनेजमेंट हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसको, हालांकि इसका और विषयों के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ संबंध है। आप कोई भी विषय लेंगे तो उसका संबंध प्रबंध से है, चाहे राजनीति लें, चाहे आप समाज शास्त्र लें, उन सब का सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता तो हर जगह पे होती है, हर स्तर पे होता है। प्रबंध को अगर हम हटा दें तो कार्य को शायद पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आपने कोई काम किसी को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल में दिया, यानी कि 5-7 लोगों को आपने, या एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि मकान बनवाना है आपको, उस मकान बनवाने के लिए आपने मजदूर लगा दिए कि 5-6 मजदूर लग के उस मकान को बनाने का, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, और आपने छोड़ दिया उनको। तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, कितने टाइम में आपका वो काम पूरा हो जाएगा? क्या जो आपने सोचा है उसके अनुरूप आपको परिणाम मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा? शायद इसमें इसकी संभावना कम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, जब तक उनको टारगेट नहीं दिया कि कब तक आपको इतना काम इतने बजे तक पूरा करना है, तब तक क्या होगा, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्रबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक, जो सब जगह पाई जाएगी। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कहीं भी किसी संस्था में, किसी कोई विशेष हर देश में मिलेगी आपको। सब लोग, एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, हर संप्रदाय में मिलेगी, हर कोई खास रीजन है उसमें मिलेगी, हर वर्ग में मिलेगी। प्रबंध तो हर कोई व्यक्ति करता है, हर स्तर पे होती है। तो और प्रबंध के कार्य सभी संगठन के ऊपर लागू करते हैं, किसी भी प्रकृति के हों, वो उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ी प्रबंध की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और इन विशेषताओं में आगे जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सामूहिक प्रयास से क्या तात्पर्य है? यानी कि जब कोई काम पूरा होता है, आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो वो किसी एक के प्रयास से नहीं होते, वो एक टीम के मिले जुले प्रयासों का परिणाम होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपने परीक्षा दी या आपने अपने सेकंड ईयर की तैयारी की, एग्ज़ाम की, और फिर सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था। अभी तो चलिए कोविड की वजह से एग्ज़ाम सेकंड ईयर का नहीं हुआ, आप थर्ड ईयर में आ गए, प्रमोट हो गए फ़िलहाल। तो अब क्या होगा, आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए आप पूरे साल मेहनत करते हैं, तो क्या वो आपकी अकेले की मेहनत होती है? उसमें और भी अदृश्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। आपकी मम्मी के एफर्ट्स, आपकी मम्मी के कार्य, जो कि आपको समय पे आपकी इच्छाओं का, आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रख के पूरा कर रही हैं। आपके पिता के कंट्रीब्यूशन, योगदान, आपको जो भी ज़रूरत है, किताब की, स्टेशनरी की, रेफरेंस बुक्स की, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, दिलवा रहे हैं। तो आपके भाई या बहन का योगदान, जो आपकी सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी उनके जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रबंध केवल किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य मिल के काम करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। फिर अगला पॉइंट देखें, हर स्तर पर प्रबंध आवश्यक है। हर स्तर पे फैमिली साइकिल को आप देखें तो जैसे पारिवारिक पहले प्रारंभ होता है। यहाँ पे हम क्योंकि पारिवारिक प्रबंध की बात कर रहे हैं तो हम उदाहरण भी परिवार से संबंधित मैं आपको दूंगी। एक होता है पारिवारिक चक्र। पारिवारिक चक्र क्या होता है कि जब कोई भी एक फैमिली शुरू हो रही है, तो जब
फैमिली शुरू हो रही है, फिर उनकी संतान होती है, फिर आगे वो और बढ़ती है, विकसित होती है, विकास होता है, फिर आगे जाके बच्चों की भी शादी होती है, और फिर आगे क्या, उसके आगे क्या होता है, वृद्धावस्था आती है, और फिर इस प्रकार से वो परिवार बढ़ता है। और एक ये इसको बोलते हैं पूरा फैमिली लाइफ साइकिल या पारिवारिक जीवन चक्र बोलते हैं। अब इस चक्र के किसी भी स्तर पे आप देख लो, किसी भी चरण के ऊपर आप देख लीजिए, वहाँ पे प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी। पेरेंट्स की जिम्मेदारी, अभिभावकों की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्चे बड़े हो गए, जॉब करने लग गए, नौकरी पे लग गए, पढ़ाई पूरी हो गई और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई अभिभावकों की। वो उसके बाद भी वो साथ में उनके जीवन से जुड़े रहते हैं और उनको प्रेरणा देते रहते हैं, उनको मदद और सहयोग और मार्गदर्शन देते रहते हैं, और साथ ही साथ मैनेज भी करते रहते हैं। उनको भी आवश्यकता होती है। और उसके बाद आगे अपना वृद्धावस्था के लिए भी वो प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं। भाई रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार से खर्चे मीट आउट होंगे, तो किस प्रकार से कोई पेंशन प्लान लें, क्या लें, किस प्रकार से करें, ये सब क्या, ये मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से प्रबंध हर स्तर पे, परिवार के जीवन के हर चरण पे आवश्यक है। और प्रबंध एक पेशा भी हो सकता है। आपने मैनेजर्स देखा है, एमबीए का कोर्स करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसमें मैनेजर्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक पेशे के रूप में भी प्रबंध बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो प्रबंध में जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैंने पिछले लेसन में भी हमने बात की थी कि वो जन्मजात भी हो सकते हैं और प्रशिक्षण से और निखर भी सकते हैं। तो एमबीए क्या है, एक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबंध की जानकारी, एक ट्रेनिंग देना, जिससे कि लोग उस कार्य को, उस कंपनी के लक्ष्यों को पाने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर सके। और फिर प्रबंध की अगली विशेषता क्या है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी प्रबंध क्या है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, किए हैं परिवार के लिए, उनकी प्राप्ति प्रबंध है। क्योंकि हमारा पूरा प्रबंध ही, हमारे प्रबंध की पूरी प्रक्रिया ही लक्ष्यों पे आधारित है। जो हमारा गोल होगा, जो हमारा टारगेट होगा, उसी के हिसाब से हम कार्य योजना बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम संसाधनों को जुटाएंगे, संसाधनों को जुटाने के बाद उसी के हिसाब से, इसी योजना के अनुरूप हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे लक्ष्य आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखें कि प्रबंध प्रक्रिया में बाधक तत्व। अभी हमने प्रबंध की विशेषताओं को जाना, अब हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रबंध की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रबंध की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। अब आपको जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से क्या विकल्प हो सकते हैं किसी की समस्या को सुलझाने के, किस प्रकार से हम इस समस्या से पे काबू पा सकते हैं या उसका समाधान निकाल सकते हैं। जानकारी किसी, जो कहते हैं कि नॉलेज इज़ ब्लेसिंग, आप जानकार हैं, आपको शिक्षा प्राप्त है, तो आपका भविष्य उज्जवल है। आपको जानकारी है, आप किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अगर प्रबंध के बारे में सही जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से निरीक्षण किया जाए, किस प्रकार से जो गलतियां हो रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, उनको सुधारा जाए, समायोजित किया जाए, तो प्रबंध के जो परिणाम हैं वो उतने सफल नहीं होते। फिर लक्ष्य आधारित प्रबंधन का अभाव। हमने बात की कि प्रबंध या मैनेजमेंट किसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए, किस पे आधारित, किस पे केंद्रित होना चाहिए, लक्ष्यों पे आधारित। अगर ये काम करने में हम चूक गए तो हम सफलता की कामना नहीं कर सकते। अर्थात जो टारगेट है, अब आपको डॉक्टर बनना है, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, वो साइंस और बायोलॉजी पढ़ के और फिर आगे एग्ज़ाम दे के और फिर उसमें सिलेक्ट होके और फिर मेडिकल की पढ़ाई करता है। तो उसी के अनुरूप वो अपनी प्लानिंग करता है कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, किस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो लक्ष्य आधारित प्रबंधन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कई बार आपने ये भी देखा होगा, आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले
12th, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी कि स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, उसके बाद फिर या कोई और टेक्निकल एजुकेशन, कोई तकनीकी कोर्स में एडमिशन लिया, उसके बाद वो कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जब वहाँ पे उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा ज़्यादा इतनी वैकेंसी नहीं है, या मेरे लिए जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स, करियर मेरा इतना ज़्यादा उज्जवल नहीं है, तो फिर वो जाके फिर वापस आके कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसके लिए केवल ग्रेजुएशन ही काफ़ी रहती है। तो उसमें क्या हुआ, वो पीजी के जो 2 साल उसमें लगे थे उनके, या और एक प्रोफेशनल कोर्स करने में लगा जो समय था, वो क्या हुआ, एक तरीके से वो थोड़ा सा उनका लंबा खिंच गया, वो शायद वेस्ट हो गया, क्योंकि उस एग्ज़ाम को देने के लिए वो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत उन्हें नहीं थी। यानी हमें पहले टारगेट ज़रूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे पहचान करनी पड़ेगी टारगेट की, अपने लक्ष्य की, ताकि हमारी योजना उसी पे आधारित हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मैनेजमेंट जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो आशातीत सफलता प्राप्त नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, संभावित साधनों के प्रति अनभिज्ञता। जितने हमारे पास संसाधन हैं, हमें यही जानकारी नहीं है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे हम प्रबंध की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं, किसका हमें मैनेजमेंट करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि हम आशातीत सफलता नहीं पा सकें। फिर निर्णय हेतु पर्याप्त जानकारी का अभाव। बिल्कुल ये शिक्षा से जुड़ी ही बात है कि आपको निर्णय लेने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, जानकारी। अगर आपको घर में एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदना है, एक फ्रिज भी खरीदना है, तो आपको क्या करना होता है, आप देखते हो भाई कौन कौन सी ब्रांड का फ्रिज है, कि उसकी कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का वो फ्रिज आ रहा है, और फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें खासियतें हैं, क्या विशेषताएं हैं। भाई गोदरेज का लेना है तो गोदरेज में क्या फ़ायदा मिल रहा है अपने को, कोई स्कीम है क्या, और अगर वर्लपूल का मिल रहा है, कैलविनेटर का, या कोई और दूसरी एलजी का है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं, आप कंपेयर करते हो ना, एक तुलना करते हो। तो इसलिए अगर आपके पास उसके बारे में फिर आप जानकारी भी इकट्ठा करते हो, और अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है, आपको यही नहीं पता किस में क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं और क्या उसकी कमियां हैं, तो फिर आप किस आधार पे निर्णय लोगे। इसीलिए निर्णय लेने के लिए अगर पर्याप्त जानकारी का अभाव है तो भी वो प्रबंध की प्रक्रिया में एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। फिर योजनानुसार लक्ष्य निर्धारित न करना। जैसे आपने टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया, उसी के हिसाब से आपने योजना बनाई उस कार्य को पूरा करने की। अगर इन दोनों में आपस में समन्वय स्थापित नहीं है तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अगला देखिए पॉइंट, आप तैयार समाधानों की चाह। अच्छा, एक चीज़ और मैं विशेष कहना चाहूँगी कि इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप साथ साथ उससे पढ़ें और इसके बारे में आपका जो नॉलेज है वो पक्की हो जाए। तो नोट्स भी पढ़िए, ये वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। फिर तैयार समाधानों की चाह। कई बार हम होता है ना, आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ने की बजाय सोचते हैं चलो एग्ज़ाम देना है, मैं क्या करूं, कोई क्विक बुक होती है ना, जैसे गाइड होती है, कोई रेफरेंस बुक होती है जिसमें उसका सार दिया हुआ है, ऐसी कोई रेफरेंस बुक को, संदर्भ पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि चलो यही पढ़ लेता हूँ और इसी को पढ़ के मैं एग्ज़ाम दे दूँगा कि ये काम जल्दी हो जाएगा, मुझे पूरी किताब जो 500 पन्नों की है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में MCQs आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें उस संदर्भ पुस्तक में तो जो नहीं लिखे थे। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एक शॉर्टकट अपनाया ये सोच के कि मुझे इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होता, हर जगह ये बात सही साबित नहीं होती और आपको जैसे परिणाम चाहिए सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें जो तैयार, कई बार हम सोचे ना कि अच्छा फला व्यक्ति ने ये किया तो चलो अपन भी ये कर लेते हैं, और फिर हमको उससे फ़ायदा वैसे ही हो जाएगा जैसे कि उस व्यक्ति को हुआ है। ऐसा नहीं हो पाता, ये विडंबना है। इसलिए हमें रेडीमेड आंसर की या रेडीमेड
समाधान की तलाश नहीं करनी चाहिए, चाह नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी योजना खुद बना के अपने दिमाग से सूचना एकत्रित करके और फिर निर्णय तक पहुंचना चाहिए। फिर प्रबंध एक एक और बाधक तत्व क्या है कि हम कभी ये समझ लेते हैं कि परिवार में किस मुखिया तक ही सीमित है प्रबंध, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है वही मैनेजमेंट करेगा, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रबंध में। उसने फरमान सुना दिया या ऑर्डर दे दिया कि ये काम फला फला सदस्य करेगा, लेकिन उस सदस्य ने वो काम नहीं किया या वो काम करने में सक्षम नहीं हुआ। ये जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, घर में कोई पार्टी का आयोजन हो रहा है तो पिताजी ने अच्छा ये चीज़ें बनेंगी, ये मेन्यू बनेगा और इस प्रकार से हो। अब वो डिश बनानी आपकी माताजी को नहीं आती, और फिर क्या होगा? क्या वो आपका कार्य सफल हो जाएगा? वो पार्टी एक सक्सेसफुल पार्टी हो जाएगी? वो आयोजन सफल हो जाएगा? शायद इसकी संभावना कम है। या जो सामान लाना था वो परिवार में जो बड़ा लड़का था उसको जिम्मेदारी दी गई और वो सामान ठीक नहीं लाया, तो फिर क्या होगा? कहने का ये तात्पर्य है कि जो जो उत्तरदायित्व, जो जो ड्यूटी परिवार के सदस्यों को दी, अगर वो ड्यूटीज़ उन्होंने अपनी ठीक तरीके से नहीं निभाई तो जो हमने लक्ष्य स्थापित किया था वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और ये प्रबंध की प्रक्रिया में एक बाधक तत्व हो जाएगा। फिर कुछ प्रबंध से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां यानी कि गलत धारणाएं हैं जो कि सही नहीं है। यानी कि साधन है, प्रबंध क्या है? साधन है, साध्य नहीं। हमें ये समझना चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अच्छा हमने टारगेट अचीव कर लिया, वही इम्पोर्टेंट है। नहीं, टारगेट अचीव किया बिल्कुल, ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे हमें तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाने हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से लाएं, किसी भी तरीके से। वो फेयर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि आदर्श स्थिति में और जो सही है, नियमों की पालना करते हुए हम जो कार्य करें वही सर्वोत्तम है। तो प्रबंध क्या है? एक रास्ता है जिस पे चल के आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो साधन क्या है? साधन यानी कि जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। साध्य यानी कि जो परिणाम, जो एंड प्रोडक्ट है। परिणाम क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। फिर मात्र कार्य संपादन ही नहीं है। भाई काम मिला, प्रबंध में आपने कार्य योजना बनाई, उस कार्य को संपादित किया और कार्य पूरा कर दिया। नहीं, प्रबंध केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। हम क्या करते हैं? हम कार्य को संपादित करते हैं, अच्छे से संपादित करते हैं, और जब आप उसके लिए ड्यूटी का आवंटन करते हैं, कार्यों का निष्पादन के लिए लोगों का जब सिलेक्शन करते हैं, उसमें आप लोगों की स्किल को देखते हैं, उनकी क्षमताओं को देखते हैं, उनके कौशल को देखते हैं, उसी के हिसाब से काम देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कि जैसे क्लास में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कराना है, कोई कार्य कराना है, तो मैं ये देखूंगी कि अच्छा ये स्टूडेंट है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो इसको इससे जुड़ा हुआ काम दिया जाए। ये स्टूडेंट है, ये सजावट अच्छी करता है तो इसको इस आयोजन में ये सजावट का काम दिया जाए। तो ये क्या है? यानी कि एक मैनेजर के रूप में मैं आपकी क्षमताओं को देखते हुए, आपके कौशल को देखते हुए फिर आपको कार्य दे रही हूँ। तो काम हो जाना ही नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि काम कितने अच्छे से हुआ, उसके सदस्यों ने कितना अच्छा सीखा उसमें, और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन हम करेंगे। और इसीलिए प्रबंध को हमने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया माना है। तो केवल काम ही नहीं पूरा करना है, बल्कि वो अच्छे तरीके से कैसे पूरा हो, उससे हमने क्या सीखा, ये भी पूरा एक महत्वपूर्ण बात है। फिर देखें कि प्रबंधक जन्म से नहीं प्रशिक्षण से बनते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। गलत धारणा यानी कि भ्रांति जुड़ी हुई है कि भाई ट्रेनिंग ले लो तो आप एक अच्छे मैनेजर हो जाओगे। हर स्थिति में ये सच नहीं होती बात। यानी कि प्रबंधक प्रशिक्षण से ही नहीं बनेंगे, जन्म से भी हो सकते हैं, किसी में जन्मजात गुण हो सकता है और किसी को हो सकता है आप कितनी ट्रेनिंग करा दो लेकिन वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सके। एक और भ्रांति होती है कि प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित है। ऐसा नहीं होता है। मुखिया यानी कि परिवार का हेड, वो ही प्रबंध, वो मैनेज ज़रूर कर रहा है
वो प्रबंध कर रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना उसका प्रबंध कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सबका योगदान इसके अंतर्गत है, अभी जैसे हमने पहले चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रबंध केवल लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया आपसे कि वो मंजिल तो प्राप्त करना ज़रूरी है, टारगेट प्राप्त करना ज़रूरी है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या सीखा, किस प्रकार से अपने आप को अपना विकास किया, परिवार के सदस्यों का विकास किया, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से जुड़ी हुई उदाहरण मैं ज़्यादा दे रही हूँ आपको। तो एग्ज़ाम दिया, उसके लिए अभिभावकों ने देखा कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और उसने पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम जितना उसने सोचा था उतना नहीं आ पाया। भाई उसने सोचा था कि मेरे तो 80% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 80 नहीं आके उसके 75% आते हैं। तो क्या उसने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया? उसने किया। तो केवल लक्ष्य प्राप्त करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम आइडियली देखेंगे तो भाई 80% का टारगेट किया था, 80% तो उसके नहीं आए, लेकिन हम प्रबंध में एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसने जो एफर्ट्स किए, जो प्रयास किए, जो उसने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, वो इम्पोर्टेंट है, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसीलिए केवल लक्ष्य प्राप्त करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसमें आपने क्या सीखा, जाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप देखें कि गृह व्यवस्था क्या है। इसमें पारिवारिक साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, और हम क्या क्या कर रहे हैं, हम आयोजन कर रहे हैं। आयोजन किसका कर रहे हैं? हम जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, वो धन भी हो सकता है, वो समय भी हो सकता है, वो शक्ति भी हो सकती है, हमारी ऊर्जा, हम अपनी एनर्जी लगाए बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो भौतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं। और उससे हम इन साधनों का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, इन साधनों का उपयोग करके हम मैं प्रयास कर रही थी कि ब्रश से आपको पॉइंट आउट करके दिखा दूं। तो खैर एनीवेज, तो इन साधनों से हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम, इसीलिए हम योजना बना रहे हैं, हम बाकी सब चरणों को फॉलो कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को। और इस प्रकार से हम लास्ट में हम क्या करते हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हमने वो अपने मौद्रिक या मैन पावर रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की बात की, उसके अंतर्गत ज्ञान भी आता है, हमारा कौशल भी आता है, हमारी योग्यता भी आती है, और हमारा इंटरेस्ट, हमारी अभिरुचि भी आती है। तो अपने इन समस्त शक्तियों को, इन सभी संसाधनों को उपयोग करते हुए हम कार्य का आयोजन कर रहे हैं, जो लक्ष्य आधारित है, उसका नियंत्रण कर रहे हैं और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। यही गृह व्यवस्था है, यही गृह प्रबंध है। तो आज के इस लेसन में हमने प्रबंध की विशेषताओं को और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को समझा। आशा करती हूँ कि ये वक्तव्य आपके लिए लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद।